All right. So here on your screen we have Henry Fayol. Henry Fayol sir invented 14 principles of management, and it's a part of classical theory of management. So principles have evolved over a period of time, but he is also known as father of general management. Actual management father was Sir Peter, but father of general management is Henry Fayol sir. Now Henry Fayol discovered 14 principles of management during his working period. So he worked as a mining engineer. He was an engineer, and during his work of experience he invented these 14 principles, and these principles were published in his book General and Industrial Management, and it was published back in 1916. So it's a part of classical theory of management. So let's start with the principles which are contributed by Henry Fayol. So the very first principle that he gave was division of work. He said that don't burden up a single person with multiple works. एक पर्सन पे इतना बर्डन मत डालो कि उसको सारे काम करने पड़े. आप डिवाइड करो लोगों में काम, सो दैट हर एक पर्सन स्पेशलिस्ट हो पाए अपने काम में. सो वर्क को डिवाइड करना है स्मॉल टास्क में. एक स्पेशलिस्ट जो एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो कोई वैसी जॉब करेगा जो उसको सूट करती है, ना कि वो मल्टीपल जॉब्स करेगा जिसकी उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है. तो डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन भी होती है. एंड फेओल ये कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि काम अच्छे से हो पाए और एफर्ट उतना ही लगना है, क्योंकि काम करने में एफर्ट तो उतना ही लगना है, चाहे एक बंदा करे चाहे दो लोग करें. बट अगर दो लोग करेंगे तो वो एफर्ट बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा. बिकॉज अगर आप अकेले कोई काम करते हो तो और लिमिटेड काम करना है, तो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन भी बनेगी एंड आप उसमें अपना 100% भी दे पाओगे. बट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाए, जो भी आपको काम करने के लिए दिया जाए, अगर आपको वो बर्डन अप करके दिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाए, तो आप उस काम को अच्छे से कर भी नहीं पाओगे और आप कभी किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो भी नहीं पाओगे. तो इसीलिए काम को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गिवन दैट ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट ही नहीं है कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करे, तो शायद वो इस प्रिंसिपल को ज़्यादा लिमिट तक अप्लाई नहीं कर पाए. स्पेशलाइजेशन बहुत एक अच्छा तरीका है ह्यूमन एफर्ट को यूज़ करने का, क्योंकि एवरीवन डज वर्क, हर कोई काम करता है, हर कोई एफर्ट से काम करता है. बट किसी के एफर्ट्स को अगर आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आप हर किसी से वो काम करवाओ जिसमें वो स्पेशलिस्ट है, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. इसीलिए कंपनी में सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस के अलग होते हैं, मार्केटिंग के बाकी डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, और सब में उन फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको उन फील्ड की नॉलेज होती है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनका नेक्स्ट प्रिंसिपल था. इस प्रिंसिपल में इन्होंने ये कहा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस बना के चलो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं जो बातें बोलूँगा अभी उसको ना इमेजिन करना. लेट्स सपोज देयर इज़ an assistant of a production manager who goes to market to buy some raw materials. फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने फाइनेंस एलोकेट करा कि आपको 25,000 रुपीज़ में रॉ मटेरियल्स परचेज करके लेके आने हैं, और ये मनी उन्होंने किसको दे दिया? प्रोडक्शन मैनेजर को, कि ये लो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये रॉ मटेरियल इतने में लेके आने हैं, 25,000 रुपये में. अब प्रोडक्शन मैनेजर या तो साइट पे काम देखेगा, जो भी जिस चीज़ की प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री में, या फिर वो मार्केट जाएगा सामान खरीदने के लिए. तो वो क्या चूज़ करेगा कि वो फील्ड में काम देखे कि वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. अब वो अपने असिस्टेंट को बोलेगा कि आपको ज़रा मार्केट तक जाना है और आपको परचेज करने हैं रॉ मटेरियल, और हमारा बजट कितना है? 25,000 रुपये का. अब ये अथॉरिटी किसकी थी? प्रोडक्शन मैनेजर की. बट ये अथॉरिटी उसने ट्रांसफ़र कर दी किसको? असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को मार्केट विजिट करने की. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दोनों की है, कि रॉ मटेरियल टाइम पे आ जाने चाहिए ताकि प्रोडक्शन रुके ना, और 25,000 के अंदर अंदर ही आपको रॉ मटेरियल लेके आने हैं. तो प्लीज़ पे अटेंशन हेयर एवरीवन दैट द authority was granted to whom? The production manager, with an amount of 25,000 rupees. And it was his responsibility to get the raw materials from the market on time. But what did he do?
he delegated the authority to his junior, the assistant production manager, to buy the raw materials from the marketplace. Now let's assume three cases. The very first case is when raw materials are costing exactly 25,000 rupees. So here is the level where responsibility will be completed, and the authority was also with balance of responsibility, that the assistant production manager was able to fulfill his responsibility because he was granted sufficient authority for that. He was being told that you can do expenditure of 25,000 rupees, not more, not less. ठीक है, चलो लेस भी होता है तो इट्स ऑल राइट, बट नॉट अबव दैट, नॉट अबव 25,000, बट लकीली एग्जैक्टली 25,000 में ही रॉ मटेरियल आ गए, बिकॉज लास्ट 3-4 टाइम से इतने में ही रॉ मटेरियल्स आ रहे थे, तो इतना ही हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, इस मंथ के रॉ मटेरियल भी 25,000 में ही आ जाएंगे। ये तो पहला केस हो गया, तो इसमें जितनी अथॉरिटी मिली थी उसको उतने में ही उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर ली। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 25,000 के जो रॉ मटेरियल हैं वो ज़्यादा प्राइस के हो गए, अब रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेट्स सपोज प्लास्टिक महंगा हो गया, एंड द रॉ मटेरियल्स आर नाउ कॉस्टिंग ₹26,000। तो इज इट पॉसिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? द आंसर इज नो, बिकॉज ही इज बीन ग्रांटेड अथॉरिटी टू स्पेंड ओनली 25,000 रुपीज़। तो वो इतनी अथॉरिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ही नहीं कर सकता, तो बैलेंस नहीं है दोनों में। अदरवाइज ही शुड हैव बीन टोल्ड कि अगर 2,000 रुपीज़ तक ऊपर जाते हैं तो वो आप पे कर देना, बजट लेके आ जाना, एक बिल लेके आ जाना, और कंपनी वाले आपको वो कंपनसेट कर देंगे, रीइंबर्स कर देंगे। बट ही वॉज नॉट ग्रांटेड अथॉरिटी टू स्पेंड अबव 25,000। जरा बात को समझो, ही वॉज ओनली ग्रांटेड अथॉरिटी टू बाय रॉ मटेरियल्स अंडर 25,000 or equal to that. But now the problem has arose that he needs to spend 26,000, but he is not being granted authority to spend that much. So will he be able to complete this task? The answer is no. So he will come back to the organization, he will write down an application, or he will show a summarized bill that this is the expected bill that the vendor is quoting to us, कि अगर आपको ठीक लगता है तो 26,000 वो कोटेशन दे रहा है, इससे कम वो नहीं कर रहा है, देन ओनली वी कैन बाय द रॉ मटेरियल्स। तो अब अगर टाइम निकल जाता है, मान लो 2 दिन निकल गए इस टाइम में, तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क? सम ऑफ यू विल से कि सर असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, सम ऑफ यू विल से कि सर प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ देम विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी जिससे वो टास्क पूरा कर पाए, और एक्चुअली किसको अथॉरिटी पहले मिली थी? अथॉरिटी मिली थी प्रोडक्शन मैनेजर को, बट उसने वो डेलीगेट कर दी अपने जूनियर को। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि काम टाइम पे हो, बट अब टाइम निकल गया ड्यू टू सम रीज़न, और अब दे आर रनिंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्शन हैज स्टॉप्ड, प्रोडक्शन रुक गई। तो अब इस चीज़ की वजह से हमने ये सीखा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो काम पूरा करने की, तो उसको काम पूरा करने की अथॉरिटी तो दो कि हाँ, अगर 1,000-2,000 रुपये ऊपर भी लग रहे हैं तो वो दे देना, कंपनी वाले आपका रीइंबर्स कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये हेनरी फ्योल ने बोला कि आप अगर किसी को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको उतनी अथॉरिटी भी दो, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताऊँगा, उससे ये और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको अभी 2 सिचुएशन बताई। थर्ड सिचुएशन ये हो जाएगी कि अगर रॉ मटेरियल्स 22,000 में आ रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल 22,000 में आ रहे हैं, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत आराम से पूरी हो सकती है, बट आपने उसको अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे रखी है। आपने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि वो 25,000 तक स्पेंड कर सकता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन डू सम चेंज ओवर इन द बिल, एंड वो सेलर को बोलेगा कि ऐसा करो, बिल 25,000 का काट दो, 1,000 रुपये इसमें आप मेरे से एक्स्ट्रा ले लेना। तो आप बेशक आपको मैं 23,000 दे दूंगा, इसमें 2,000 का मेरा कमीशन हो जाएगा। वो ऐसा कुछ वैसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा उसका कितना शेयर है, बट वो बेसिकली ये बोलेगा कि 25,000 का बिल काट दो और मेरे से आप 23,000 ले लो, राइट। तो अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसमें उसके पास क्या हो गई है, अथॉरिटी ज़्यादा हो गई है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी आराम से हो ही रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो ही रही है, उसको रॉ मटेरियल लेके आने हैं। बट सर इसमें वो फंस भी सकता है, क्योंकि अगर ये टैक्स वाला बिल कटेगा तो टैक्स जब दोनों कंपनीज पे करेंगी तो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा क्या डिटेल्ड चीज़ आ जाएगी।
बट अगर कच्चा बिल होगा, अगर मतलब बिना टैक्स का बिल होगा, तो उसमें ये वो पर्सन फ्रॉड कर सकता है। अगर मतलब बिना टैक्स के बिल है तो उसकी फिर कहीं चेकिंग वगैरह नहीं है, और बिना टैक्स के बिल में वो 25,000 का बिल कटवा सकता है विदाउट टैक्सेशन। बट अगर टैक्स लगेगा तो उसमें वो फंस सकता है। क्यों फंसेगा ये आगे चल के आपको, जब आप बीकॉम ऑनर्स करोगे उसमें जीएसटी आएगा तब समझ में आएगा। बट तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने बोला कि दोनों में बैलेंस बना के चलो, तो प्रॉपर सर्वे करो कि कितने के रॉ मटेरियल आएंगे, तो पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा रैंडमाइज्ड अमाउंट दे दोगे असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को, तो हो सकता है कि या तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए, मतलब हो सकता है कि आपने उसको बोल दिया कि आपको काम पूरा करना है, बट उसकी अथॉरिटी आपने उसको दे दी, बट वो पूरा कर ही नहीं पा रहा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल 26,000 रुपये के हैं। देन हाउ कैन ही फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है कि काम पूरा करना है, बट उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरे हैंड में क्या हो सकता है कि आपने उसको 22 मतलब 25,000 दे दिए, बट रॉ मटेरियल आ रहे हैं 22,000 में, तो यहाँ पे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से पूरी हो जाएगी, वो कर लेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इसीलिए बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो फेओल ये कहते हैं कि अथॉरिटी होता है किसी पर्सन को ऑर्डर देने का राइट। इफ यू आर एबल टू गिव ऑर्डर टू समवन, दैट मीन्स कि यू हैव द अथॉरिटी टू डू सो, राइट। और वो लोग आपको ओबीडियंस करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरोलरी ऑफ द अथॉरिटी, मतलब उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है काम पूरा करने का, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो टाइप्स की अथॉरिटी होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी, अथॉरिटी कमांड देने की, जो सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को बोला कि ये काम करना है, और एक होती है पर्सनल अथॉरिटी, जो एक इंडिविजुअल मैनेजर की होती है। जैसे कि सपोज करो प्रोडक्शन मैनेजर को काम मिला था करने के लिए, बट वो उसने डेलीगेट कर दिया किसको, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को, तो ये उसकी पर्सनल अथॉरिटी है, इंडिविजुअल मैनेजर की अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकता है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल अथॉरिटी। बट दूसरी होती है आपकी ऑफिशियल अथॉरिटी, जो प्रोडक्शन मैनेजर अपनी तरफ से काम दे रहा है कि इतने टाइम में ये वाला काम हो जाना चाहिए, तो वो ऑफिशियल अथॉरिटी है उसकी। बट अगर कहीं और से काम आए और वो अपना काम डेलीगेट कर रहा है, तो वो पर्सनल अथॉरिटी है, वो कर सकता है ऐसा। अथॉरिटी फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। अब जैसे कि कुछ चीज़ों में मैनेजर जो होता है वो बोल देता है कि देखो ये आपको इतने टाइम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, कितने टाइम में कितना आउटपुट बना, तो वो फॉर्मल अथॉरिटी है। इनफॉर्मल होती है कि आप आज 1 घंटा और एक्स्ट्रा रुक जाओ क्योंकि हम टारगेट से पीछे चल रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल अथॉरिटी है, उसको अलाउड नहीं है, मतलब वो कैजुअली बोल रहा है उसको, तो ये भी अथॉरिटी होती है मैनेजर्स की। मैनेजर को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो अथॉरिटी है वो कमेंसुरेट करे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब मैच करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आपने अथॉरिटी तो बहुत ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी दी नहीं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अथॉरिटी इतनी है नहीं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। बैलेंस कैसे होगा, रॉ मटेरियल 25,000 के हैं, उसको 25,000 ही दो, क्योंकि अगर आपने उसको पैसे रॉ मटेरियल के लिए 25,000 दिए हैं और अगर पैसे उसके पास कम पड़ रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल 26,000 का आ रहा है, ठीक है, तो अब इसमें उसके पास अथॉरिटी नहीं है काम करने की क्योंकि उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएगा, तो उसकी अथॉरिटी कम पड़ रही है। बट अगर आपने उसको 25,000 दिए और रॉ मटेरियल आ रहा है 22,000 में, तो अब आपने उसको अथॉरिटी ज़्यादा दे रखी है 25,000 तक की। तो इसीलिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितने के रॉ मटेरियल है उतने ही कैश आप उसको दो, नॉट मोर नॉट लेस। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैनेजर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, अपने जूनियर्स को बोल रहा है, अपना काम दे रहा है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठो और ये काम करो, ये कंपनी में ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे। तो एक बाउंड्री लगा देनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आप राइट्स नहीं है आपको ऑर्डर देने के, राइट। एट द सेम टाइम मैनेजर को इतनी भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाए, है ना। अगर आपने उसको 25,000 रुपये दिए और रॉ मटेरियल 27,000 के हैं, तो वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेगा, आपने उसको अथॉरिटी तो दी नहीं है। तो दोनों ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर है, उसको एक डील नेगोशिएट करनी है एक बायर के साथ, और डील काफ़ी अच्छी है, 50 करोड़ रुपीज़ की सेल्स होंगी अगर ये डील हो जाती है। बट जो बायर है वो बोल रहा है कि मुझे क्रेडिट पीरियड जो है वो 60 डेज़ का चाहिए, मतलब मैं जो पेमेंट करूँगा वो 2 महीने के बाद करूँगा पूरी, कुछ मेरे से भी डाउन पेमेंट ले लो बट बाकी की पेमेंट मैं 2 महीने के बाद करूँगा, 60 डेज़। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैनेजर ने बोला हुआ है कि मैनेजर को अथॉरिटी है कि वो क्रेडिट पीरियड सिर्फ 40 डेज़ का दे सकता है,
बट जो बायर है वो बोल रहा है कि मुझे 60 डेज़ का पीरियड चाहिए, मुझे 20 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। मैं 40 डेज़ में तो पेमेंट नहीं करूँगा, 40 डेज़ मतलब 1 महीना 10 दिन, बट इसको चाहिए पूरे 2 महीने मतलब 20 दिन एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या है, इम्बैलेंस है। क्योंकि अगर उसको आपने इतनी अथॉरिटी दी होती कि अगर कोई बायर अच्छा मार्जिन लेके आता है तो आप 2 महीने तक टाइम कर देना, इससे ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर ये डील हो जाती है ना, ये डील हो जाती। तो मैनेजर को ऐसा होना चाहिए था कि उसको 60 डेज़ का एक्सेप्शनल केसेस में अथॉरिटी दे दो कि अगर कोई ऐसा बायर आता है जो अच्छी डील करना चाहता है तो उसको हम उसका क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद उसको हम 2 महीने तक का टाइम दे सकते हैं पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी के इंटरेस्ट में है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको बोल दें कि आप लोगों को 100 दिन तक का टाइम दे देना। एक लिमिट होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर वो 2 महीने मांग रहा है तो आप बोल रहे हो नहीं नहीं सर आराम से आप 3 महीने पेमेंट कर देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेमेंट टाइम से मिलनी ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरी है प्रॉपर अथॉरिटी रहनी, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अथॉरिटी में। अथॉरिटी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। 100 डेज़ का पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है अगर, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना टाइम एक्सटेंड करने की। 2 महीने तक की अथॉरिटी होनी चाहिए एक्सेप्शनल केसेस में। नॉर्मल केसेस में 40 डेज़ तक का टाइम पीरियड पेमेंट के लिए वेट कर ली जाएगी। बट अगर अच्छी डील है तो कंपनी वाले 2 महीने तक भी वेट कर लेंगे पेमेंट मिलने के लिए, ठीक है। तो मैनेजर को मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आपका जूनियर आपकी बात नहीं मान रहा, ठीक है, आपने उसको काम दिया, उसने आपकी बात नहीं मानी, तो आपके पास राइट होना चाहिए उसको पनिश करने के लिए, ठीक है। बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट, पहले उसको बट मौका दो अपनी गलती सुधारने के लिए कि क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं कर पाया। अब ये पनिशमेंट क्या होती है, 1 हफ्ते तक ओवर टाइम करना है, 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना है, या फिर जो बॉस का काम है वो थोड़ा सा उन्होंने अपना पर्सनल अथॉरिटी यूज़ करके अपने जूनियर पे डेलीगेट कर दिया कि ये उनको कुछ टास्क मिला हुआ था बट ये उन्होंने डेलीगेट कर दिया। तो पनिशमेंट भी जो होती है वो कंपनी के फेवर में देख के करी जाती है, कोई टॉर्चर करने वाली पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है। पनिशमेंट भी जो होती है वो इंडिविजुअल के थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं बट कंपनी के लिए वो फेवर में होती है। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन रहता है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेनरी फ्योल यही कहते हैं कि जिससे जो काम करवाना है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी पूरी कर पाएगा जब आप उसको सफिशिएंट अथॉरिटी दोगे, वरना वो काम अपना पूरा नहीं कर पाएगा। देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है कि जो कंपनी के रूल्स हैं और जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करे हैं उनको आप ओबे करो, उनकी आप रिस्पेक्ट करो और वर्किंग इन्वायरमेंट को आप थोड़ा अच्छा रखो। तो फेयोल ने बोला कि डिसिप्लिन ज़रूरी है और ये कब हो सकता है, जब सुपीरियर्स अच्छे हों। देखो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लोग तो डिपेंडेंट होते हैं सुपीरियर्स पे, तो अगर सुपीरियर्स ही अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, अच्छे रूल्स नहीं बनाएंगे, तो फिर उनके सबॉर्डिनेट्स डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे और अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। तो इसलिए जो सुपीरियर्स होते हैं वो क्लियर और फेयर अग्रीमेंट्स बना के चले और जुडिशियस एप्लीकेशन करे पेनल्टीज़ का, कोई बायसनेस नहीं करनी, क्योंकि होता है ना कि बॉस के कुछ एम्प्लॉयज़ फेवरेट होते हैं, तो ऐसी कुछ बायसनेस भी नहीं करनी, जब कोई गलती करे तो उसको पनिश करना है, उससे ओवर टाइम काम करवाओ। सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, तो एक कंपनी के मैनेजर्स और उस सेम कंपनी के वर्कर्स एक अग्रीमेंट में आए कि वर्कर्स एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे और उनको कुछ एडिशनल पेमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बट मैनेजमेंट ने बोला कि देखो हम तुम्हें देंगे एक्स्ट्रा पैसे, अगर तुम काम कर लेते हो तो हम अप्रिशिएट करते हैं तुम्हारे एफर्ट्स, हम तुम्हें एक्स्ट्रा वेजेस देंगे अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो। अब डिसिप्लिन तब होगा जब दोनों अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करें। अगर कोई एक भी बैक स्टेप कर जाता है कि हमें नहीं करना काम, या फिर हम मिशन कंप्लीट होने के बाद मैनेजमेंट उनको उनकी वेजेस इंक्रीज नहीं कर रही, तो इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी क्लियर कट होना चाहिए, वर्कर्स मैनेजर से पूछें कि अगर आपने हमारी वेजेस नहीं बढ़ाई तो हम तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, आप लोग उसके लिए तैयार हो। और मैनेजर्स बोलेंगे कि अगर आपने काम पूरा नहीं करके दिखाया 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी वेट नहीं करेंगे, आपकी वेजेस हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो पहले से ही जब ये चीज़ें क्लियर रहती है ना, तब किसी को कोई डाउट नहीं होता और काम बड़ा स्मूथली हो जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि लोग डिसिप्लिन में रहें, मतलब फेयर अग्रीमेंट रहनी चाहिए, तभी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। देन कम्स यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक सबॉर्डिनेट का बॉस एक ही होना चाहिए। सबॉर्डिनेट्स जितने मर्जी हों, बट एक पर्सन को एक बंदा ही ऑर्डर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन को 2 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या किसकी बात माने, राइट। तो फेओल ये कहता है कि देयर शुड बी ओनली वन एंड वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय।
इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन और एक जूनियर, एक पर्सन एक जूनियर, नहीं, जूनियर जितने मर्जी हो बट उनको ऑर्डर देने वाला एक होना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कमांड आएगा एक डायरेक्शन से आएगा, कमांड दो तरफ से नहीं आएगा। बट आजकल के टाइम में कंपनीज का स्केल इतना बड़ा हो गया है कि एक ही टीम को चलाने वाले कभी कभी 2-3 लोग चाहिए होते हैं। अब 20-30 लोगों की टीम एक अकेला बंदा कैसे हैंडल करेगा? तो उसमें फिर डिवीजन करनी पड़ती है कि 10 लोगों को आप कमांड करोगे, 10 लोगों को आप, बट काम वो सेम करते हैं। और अगर एक मैनेजर एब्सेंट होता है तो दूसरा वाला गाइड कर सकता है। तो अब प्रिंसिपल्स रिजिड तो नहीं है कि आपको इनको अप्लाई करना ही करना है। अब ऐसा भी मत सोच के बैठ जाना मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपको ये अप्लाई करने ही करने हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे इनको मॉडिफाई करना है और किस लेवल पे आपको इनको अप्लाई करना है, और नहीं भी करना है तो वो आपकी मर्जी है। बट एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप मैक्सिमम प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, जो मैं आपको अभी ये 14 सिखाऊंगा प्रिंसिपल्स। इसमें से मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स यू शुड अप्लाई ड्यूरिंग योर प्रोफेशन ऑफ अ मैनेजर। नाउ द प्रिंसिपल इज क्वाइट क्लियर कि एक बंदा ही ऑर्डर देने वाला होना चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन बॉस टू गिव ऑर्डर। दो बॉस ऑर्डर नहीं देंगे तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा वो किसकी बात माने। तो अगर एक एम्प्लॉय को दो से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो फिर ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, तो मतलब आप ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो प्रिंसिपल यही स्टेट करता है कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्लियर होता है, कौन बॉस है और कौन जूनियर है, तो पता होना चाहिए कि किसको ऑर्डर मिलेंगे और कौन ऑर्डर फॉलो करेगा। तो फेयोल ने इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसके उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था उनके टाइम का। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता और दो लोग अगर ऑर्डर देने लग जाते हैं तो फिर एक बंदा ये सोचेगा कि यार मेरी क्या अथॉरिटी है, फिर जब वो भी ऑर्डर दे रहा है वो तो मेरे सेम लेवल का हो गया, तो अब जूनियर किसकी बात मानेगा? वो तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे दोनों जगह से ऑर्डर मिला है, मैं तो दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब जो दोनों सुपीरियर्स हैं उन दोनों में से जिसकी बात वो मान लेगा, दूसरा वाला मतलब ऐसे अंडरमाइन हो जाएगा कि यार मेरी बात नहीं मानी इसने। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना डिसिप्लिन भी खराब होगा और इससे ऑर्डर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्टेबिलिटी भी खराब होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक पर्सन को ऑर्डर एक जगह से मिलना चाहिए, ठीक है, पर्सन जितने मर्जी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑर्डर देने वाला एक होना चाहिए एक टीम को। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट एक होना चाहिए, हर एक चीज़ का जो डिपार्टमेंट होगा वो एक होना चाहिए। और देखो सब लोगों की जो डायरेक्शन होगी उसमें यूनिटी होनी चाहिए। अब सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में काम करते हैं? उनकी डायरेक्शन होती है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने के लिए देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। देखो वन हेड फॉर वन प्लान। अब प्लान है मार्केटिंग का तो उसका हेड एक ही होगा। मान लो प्लान है फाइनेंस का तो उसका हेड एक ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक प्लान के लिए अलग अलग हेड्स बनाए हुए हैं, मार्केटिंग के 2 मैनेजर्स हैं, सेल्स के 3 मैनेजर्स हैं, ऐसे कंपनी नहीं चलती। एक प्लान का एक हेड होगा, ठीक है। प्लान मतलब बेसिकली कि एक काम को पूरा करने के लिए हेड एक ही होना चाहिए, और जो ओवरऑल डायरेक्शन होगी उसमें यूनिटी होनी चाहिए सब में। मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, फाइनेंस वाले, एचआर वाले, सबकी डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स हैं, लेट इट बी फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, सबकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम ऑब्जेक्टिव्स में होती है कि यार सबको देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं कंपनी के लिए, एंड सर्वाइव भी करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, राइट। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए सबकी जो डायरेक्शन होगी वो कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट्स के थ्रू सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। हर एक ग्रुप में देखो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव तो कॉमन होता है, बट सब लोगों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मार्केटिंग में कुछ लोग हैं जो सेल्स कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग का टीम है तो मार्केटिंग की टीम है तो वहाँ मार्केटिंग ही होगी ना। तो एक हेड होना चाहिए एक प्लान के लिए। मार्केटिंग का काम होगा मार्केटिंग में, फाइनेंस का काम होगा फाइनेंस में। एक डिपार्टमेंट के अंडर मल्टीपल काम नहीं होंगे। जिस चीज़ का प्लान है, जिस चीज़ का डिपार्टमेंट है, उसको हेड करने वाला एक ही बंदा होगा और उनकी डायरेक्शन सबकी एक जगह पर होगी। फाइनेंस में जितने भी लोग होंगे उनकी डायरेक्शन एक होगी, मार्केटिंग में जितने भी लोग होंगे उनकी डायरेक्शन एक होगी। तो डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन एक तरफा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केटिंग वाला अपना काम कर रहे हैं, सेल्स वाला अपना काम कर रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना है, क्योंकि सब लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो इससे यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर्ड रहती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है और कार भी बनाती है, तो देखो उनके दो अलग अलग डिवीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेल्स मैनेजर है जो बाइक्स भी देख रहा है और कार भी देख रहा है, तो बाइक का अलग मैनेजर होगा और कार्स के लिए अलग मैनेजर्स होंगे। फाइन, हर एक डिवीजन के अपने इंचार्ज होंगे, अपने प्लान्स होंगे, अपने एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज होंगे। दोनों को आपको ओवरलैप नहीं करवाना, एक बंदा दोनों जगह मैनेज नहीं करेगा, दोनों के अलग अलग डिवीजन रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कार्स का अलग कॉन्सेप्ट है, बाइक्स का अलग कॉन्सेप्ट है। फाइन, तो इनके मैनेजर से सेम नहीं होने चाहिए, दोनों का काम अलग अलग है। तो इनकी अपने आप में यूनिटी होनी चाहिए और इनकी डायरेक्शन अपने आप में इनकी डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का काम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चों को ये प्रिंसिपल थोड़ा सा परेशान ज़रूर करता है, बट इसका मतलब समझ जाओ कि जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें जितने भी लोग होंगे सबकी डायरेक्शन एक तरफा होगी, ठीक है। वन प्लान को मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट से समझो कि एक डिपार्टमेंट होगा, उसको हेड करने वाला कोई एक होगा, ठीक है। सेल्स मैनेजर अगर है तो वो बाइक्स और कार दोनों कैसे देख रहा है, तो बाइक का अलग होगा, कार का अलग होगा, क्योंकि दोनों की प्लानिंग अलग होगी, दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग होगी, दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग होंगे, तो ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको अपने इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, चाहे जो भी हो, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एक्सपीरियंस, उनको अपने इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेशन पे रखना है, मतलब कम प्रायोरिटी देनी है और जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो प्रिंसिपल को मैं दोबारा ज़रा समझाता हूँ। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना है टू जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। तो जो इंटरेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको प्रायोरिटी देनी है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय इन द अकॉर्डिंग टू द फ्योल। एवरी वर्कर हैज़ सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है। किसी को बोनस चाहिए, किसी को ज़्यादा सैलरी चाहिए, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय एट कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपनी तो ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लें और सैलरी कम से कम देनी पड़े, बट एम्प्लॉय ये चाहेंगे कि सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, काम कम से कम करना पड़े। तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। तो प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, कि कंपनी वाले क्या चाहते हैं, कितना वो पे कर सकते हैं। तो सब एम्प्लॉयज़ अलग अलग हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, सबके फुलफिल नहीं करे जा सकते। तो लोगों को खुद को कम प्रायोरिटी देते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन मतलब होता है कि आप उनको कितना कॉम्पनसेट कर रहे हो, उनकी सैलरी कितनी है, उनका डियरनेस अलाउंस कितना है, उनके परक्यूजिट्स कितने हैं, उनके बाकी के फ्रिंज बेनिफिट्स कितने हैं, उनके कितने अलाउंसेज आपने रखे हुए हैं, उनके रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, कितना बोनस आप उनको देते हो। तो ये जो जितने आप पैसे दे रहे हो ना उनको, चाहे कैश के फॉर्म में, चाहे उनके बैंक अकाउंट में, या फिर इन काइंड, मतलब कोई बेनिफिट्स दे रहे हो, उनके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा आपकी कंपनी उठा रही है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी वाले पे कर रहे हैं, घर का रेंट कंपनी दे रही है, तो ये सब रेम्यूनरेशन का पार्ट होते हैं। तो ये ओवरऑल जो आप एम्प्लॉय को पे करते हो वो फेयर होना चाहिए, आपके लिए भी, कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, ठीक है। लोगों को उतना तो मिलना चाहिए कि वो कम से कम एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए, और वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी होना चाहिए। कंपनी को सैलरी नहीं बांटते रहनी और अपना प्रॉफिट कम जीरो कर लेना है, उनको सैलरी उतनी रखनी है जिसमें कंपनी भी प्रॉफिटेबल रहे, लोगों को भी अच्छी सैलरी मिले और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं प्रॉपर सैलरी देके, तभी तो एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, है ना। तो रेम्यूनरेशन जो होनी चाहिए वो इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उतने मिलने चाहिए पैसे, राइट। तो इससे ये रहेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा और वर्कर्स में और मैनेजमेंट में, और वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे और ऑपरेशंस बड़े स्मूथली होंगे कंपनी में। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को कुछ भी पूछना है तो बीच में आके इनसे पूछो, मतलब किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, जिसको जैसे ठीक लगे वैसे करो। तो ये फ़र्क होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजर्स के पास है, वो सेंट्रलाइज्ड है। बट जब वो शेयर करी जाती है, डिस्पर्स करी जाती है जूनियर्स के साथ या एक से ज़्यादा लोगों के साथ, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ में आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखी है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। देखो कुछ चीज़ों में तो टॉप मैनेजमेंट से पूछोगे ना कोई डिसीजन लेने से पहले, तो फेवल ये कहते हैं कि बैलेंस बना के चलो डिसेंट्रलाइजेशन में और सेंट्रलाइजेशन में, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनेजर्स पे छोड़ सकते हो
और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉप मैनेजमेंट से पूछनी पड़ेंगी कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे थोड़ी सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा काम करेंगे कंपनी में तो फिर हर कोई डिसीजन लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास थोड़ी जाएगा। बट अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा रहती है। खुद सोचो यार, अगर एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग टॉप मैनेजमेंट से कोई भी डिसीजन पूछ के लेंगे। बट अगर एक कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं तो क्या वो टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे हर एक चीज़ पूछने के लिए, या फिर अपने लेवल पे जैसे ठीक लगेगा वैसे करेंगे? यू नो द आंसर। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो फॉलो कर लेती हैं कि ठीक है आपको लोगों को जैसा ठीक लग रहा है आप कंपनी चलाओ। बट जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेंट्रलाइजेशन पे चलती हैं। स्केलार चेन, गाइस स्केलार चेन होती है, इट्स अ चेन लाइक दिस, जैसे कि ये टॉप मैनेजर है, इसके नीचे सी है, इसके अंडर डी है, इसके नीचे एफ है। तो स्केलर चेन में बेसिकली गाइज ये होता है कि अगर एफ को ए से बात करनी है, अगर एफ को ए से बात करनी है तो पहले इसको डी को नोटिफाई करना पड़ेगा, डी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा और ए बोलेगा ठीक है उसको बुला लो। फिर ए ने बी को बताया, बी ने डी को और डी ने एफ को, फिर जाके एफ ए से बात करेगा। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में एफ से मैसेज गया ए को, सेकेंड स्टेप में ए से मैसेज आया वापस एफ को, फिर जाके थर्ड स्टेप में एफ ए से मिलने गया। तो ये होती है स्केलर चेन। और एक जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे अथॉरिटी ऐसे ही चलती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट में। ठीक है, तो फेओल ये कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशंस में ये चेन होनी चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, कौन ऊपर है कौन नीचे है, जो हर एक मैनेजर को फॉलो करना है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, मान लेते हैं कि एक हेड है ए इन सबका। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लाइन्स हैं अथॉरिटी की, ये इनको भी ऑर्डर दे सकता है और ये इनको भी ऑर्डर दे सकता है। बट अगर कोई इमरजेंसी है, मान लो एफ को बताना है कि इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो ये एकदम से जा सकता है जी के पास बताने के लिए। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। प्लैंक होता है फट्टा, हिंदी में प्लैंक को फट्टा बोलते हैं, जैसे वुडन प्लैंक होता है ना वैसे प्लैंक होता है। गैंग प्लैंक बोलते हैं कि इन लोगों ने अपनी गैंग बना ली, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये इनफॉर्मल हो गए, इसलिए इसको गैंग प्लैंक बोला जाता है। ये एक प्लैंक बना दिया बात करने के लिए, इनको अलाउड नहीं है बट एक प्लैंक के थ्रू ये चल चल के यहाँ से यहाँ आ गए। वो एक्चुअली कुछ रखेगा नहीं चलने के लिए, वो जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। देखो आज के टाइम में अगर मैं बताऊँ ना तो कोई भी कंपनी जब शुरुआत करती है तो वो इससे ही स्टार्ट करती है, बट धीरे धीरे हर एक कंपनी में ये बंद होता चला जाता है, क्योंकि जब सब लोग दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एफ पहले ए से पूछेगा मैं जी से बात कर लूँ, या फिर डायरेक्टली जाएगा बात करने के लिए, सीधा सीधा जाएगा ना। तो कंपनी में हालांकि स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, फेओल बोलता है, बट फॉलो करवाना है या नहीं करवाना है वो आपकी मर्जी है। ऑर्डर, ऑर्डर बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। ऑर्डर प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 चीज़ें मेक श्योर करो, एक मटेरियल ऑर्डर और एक सोशल ऑर्डर। देखो फेओल जी ये कहते हैं कि लोगों की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि किसका कौन सा रूम है, सेल्स मैनेजर कहाँ बैठेगा, फाइनेंस मैनेजर कहाँ बैठेगा, और कौन सा सामान कहाँ रखा होगा, सीजर कहाँ रखी होगी, टेप कहाँ रखा होगा, बाकी रॉ मटेरियल्स कहाँ रखे होंगे, टूल्स कहाँ रखे होंगे। तो ये इसका ऑर्डर होना चाहिए प्रॉपर, हर एक चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ अपनी जगह पर हो और हर एक पर्सन अपनी जगह पर हो, राइट। तो एसेंशियली इसका मतलब है ऑर्डर लाइंस को फॉलो करना, कौन कहाँ पर होगा। ठीक है, अगर हर एक चीज़ की फिक्स जगह होगी तो फिर कोई बैरियर नहीं आएगा काम पूरा करने में। सबको पता होगा कि सीजर वहाँ रखी है, रॉ मटेरियल वहाँ रखे हैं। ठीक है, तो घर में भी हमारे यही होता है, हम घर में भी ये फॉलो करते हैं, सबको पता है अलमारी कहाँ रखी है, सबको पता है सीजर कहाँ मिलेगी। तो ऐसा कंपनी में भी होना चाहिए ताकि लोग घूमते फिरते ना पड़ें कि और हिंड्रेंस बन जाएंगे, बैरियर बन जाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा काम पूरा करने में। तो इससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी अगर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। तो अगर ऑर्डर फॉलो होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इक्विटी, सब लोगों के सजेशन सुनो, सब लोगों की बात सुनो, एंड किसी को भी ऐसा मत फील करवाओ कि कौन लो लेवल मैनेजमेंट पे है और कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में। सजेशन सबके लो, जितना पॉसिबल हो पाए उतने लोगों से सजेशंस लो। तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो एक अच्छी सेंस रखे, अच्छा एक्सपीरियंस रखे और सबके साथ फेयर रहे, सबको जितना हो सके उतना फेयरली ट्रीट करो। ठीक है, तो बोलता है कि काइंड रहो, जस्टिस रखो सबके साथ, इससे लोग खुश भी रहेंगे, लॉयल भी रहेंगे और डिवोटेड भी रहेंगे ज़्यादा काम करने के लिए। फेओल ये नहीं बोलता कि आप अपनी पावर का यूज़ ही मत करो, लोगों को डांटो मत और ये मत बोलो कि आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं। बट
लोगों का सजेशन सुनो, उनकी बात मानो। और वो तो ये भी बोलते हैं कि जो लोग लेजी हैं उनको गुस्सा करो, उनको मैसेज दो कि सब हमारे लिए बराबर है, तुम लोग काम नहीं करोगे तुम हम वी विल फायर यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस इज ऑल्सो नेसेसरी, राइट। डिस्क्रिमिनेशन किसी से मत करो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव इन बेसिस पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट। सो इस लेक्चर के दो पार्ट्स कर देते हैं। एक पार्ट में हमने अभी इसके टोटल आई थिंक 11 प्रिंसिपल्स कर लिए हैं, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स आर और लेफ्ट। तो ये 3 प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द रिवीजन ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स ये हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप, ऑल राइट। तो प्लीज़ वॉच द अनदर लेक्चर ऑल्सो सो दैट वी आर कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये 3 प्रिंसिपल्स और रिवीजन पहले वालों की अगले लेक्चर में करते हैं, ऑल राइट।